पहले तो सदानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, और बनारस में आना हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बातें बड़ी बेबाक तरीके से होती हैं, कोई औपचारिकता नहीं रहती है बातचीत में, और आलोचनाएं बड़ी साफ सुथरी होती हैं। तो हमेशा ही मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। कई लोग मुझे गांधीयन कहते हैं, कई लोग मार्क्सवादी कहते हैं। जब से मैंने इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पढ़ाना शुरू किया है तो उनको अब काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इधर है उधर है ये सब। तो मैं अक्सर कहता हूँ जब ये कन्फ्यूज़न हो कि इधर है या उधर है तो सबसे अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि ये क्रिएटिव स्पेस है। हमारे एक प्रोफेसर रणधीर सिंह हुआ करते थे, उनसे JNU में किसी ने पूछा कि वॉज गांधी अ लिबरल, वॉज गांधी अ मार्क्सिस्ट, इज़ गांधी रेलिवेंट टुडे? उनका जवाब था, गांधी वॉज नीदर अ मार्क्सिस्ट नॉर अ लिबरल, देयरफॉर ही इज़ वेरी रेलिवेंट टुडे। तो मुझे लगता है रेलिवेंस तभी होता है जब आप बहुत आसानी से खांचे में ना रखे जा सकें। इसलिए पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी पे संवाद चल रहा था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार मेरी इस बात को किसी ने एंडोर्स किया कि विश्वविद्यालय बंद भी हो सकते हैं। मैं जब JNU में कहता हूँ तो लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं JNU में ही पैदा हुए हैं और फिर रिटायर कर BA वहाँ से किया, MA किया। ऐसे कई सारे दोस्त हैं, हिंदी विभाग के भी कई दोस्त हैं जो बहुत दिनों से JNU में, तो उनको लगता है पूरा संसार ही JNU में है, तो बाहर क्या चल रहा है उसका अंदाज़ा कई बार उन लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन मुझे भी लगता है कि विश्वविद्यालय बहुत संकट में है और एक संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं। उसमें जो संकट है विश्वविद्यालय का, ये टर्मिनल क्राइसिस है। ये क्राइसिस ऐसा नहीं है कि आप उसको रिवर्ट कर सके, ऐसा मुझे लगता है। मैं उस बात पे आऊँगा कि क्या संकट है उसका। रामशंकर जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी कोई ये बात कहता है कि भाई बराबरी का सैलरी होना चाहिए। JNU में एक बार जब मैं ज्वाइन किया था 2006 में, तो छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। शायद वो पहला यूनिवर्सिटी था या आखिरी रहा होगा जहाँ ये आंदोलन था कि मज़दूरों को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, और एक ट्रिपाइट एग्रीमेंट हुआ यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टर और मज़दूरों के बीच में कि मज़दूरों को जो मजदूरी मिलेगी उसको यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व करेगा। आज मैं गेस्ट हाउस में यूं ही जो व्यक्ति मेरा सामान कमरे में पहुंचा रहा था, मैंने यूं ही पूछ दिया कैसे हो भाई, तो वो फूट पड़ा बिल्कुल। और तब पता चला कि बेचारे ने ज्वाइन किया था वहाँ एडहॉक पे, अब वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, अब कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो ये बात तो बहुत सही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन इगलिटेरियन सिस्टम बना है वो भी शायद इसको ख़त्म करने के लिए भी बनाया गया। मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी समस्या है और मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये बात मुझे छात्रों से बात करते करते ही समझ में आई है कि सबसे बड़ा संकट आज का क्या है, और उस संकट से निकलने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और गांधी के पास कौन सा रास्ता है जो हम देख सकते हैं। मैं बिल्कुल गांधीवादी नहीं हूँ, मैं गांधी जन हूँ। ये मेरा एक छात्र है हिलाल अहमद, उससे ये मैं गौरव कर रहा हूँ। वो कहता है कि हम सब गांधी जन हैं। गांधी जन कहने का मतलब ये है कि उनकी बातों को, उनके पथ को ठीक मानते हैं, वैसा कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन गांधीवादी बिल्कुल नहीं है। तो उस सिलसिले में देखना चाहूँगा कि क्या हो सकता है, क्या गांधी से हम गौरव कर सकते हैं आज की तारीख में, पुनः चिंतन करना चाहें शिक्षा व्यवस्था पे, तो क्या उनसे मिल सकता है हमें, क्या नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा संकट मुझे लग रहा है, और संकट पे थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा मैं, वो है जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कॉग्निटिव क्राइसिस। ये कॉग्निटिव क्राइसिस जो संज्ञानात्मक संकट है, अब इसका सही ट्रांसलेशन है कि नहीं, सही आप बताएंगे? सही है। तो ये मैं फील्ड वर्क कर रहा था मिथिला में, और पहली बार मैं वहाँ देखा, वो न्याय का क्षेत्र है, एक गांव है सरसब पाही जहाँ बहुत बड़े बड़े न्यायिक हुआ करते थे। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी है वो अभी उनके सबकॉन्शियस में या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है भी या ख़त्म हो गया है। अमूमन लोग ये मानते हैं कि मॉडर्निटी ने ऐसा ब्रेक किया है कि वो ख़त्म हो गया है। तो मैं कई लोगों के साथ था, एक जर्मन दोस्त मेरी थी जो वहाँ गई थी ये समझने के लिए। वहाँ देखा एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, पुराना तांत्रिक सेंटर था, वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसके सामने एक पोस्टर था, लिखा था कि आज की सबसे बड़ी समस्या सोच का संकट है, विचार का संकट है। तो तब से मैं सोचता रहा कि क्यों लिख रहा है ये, और अब मुझे लगता है
कि सचमुच ये जो कॉग्निशन हमारा है वो कहीं हैक हो गया है। हमारे एक दोस्त हैं अपूर्वानंद, वो कहते हैं कि डैमेज हो गया है, कुछ कुछ कॉग्निटिव डैमेज हो गया है हम लोगों का, तो चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि शायद हमारे स्वतंत्र चिंतन में समस्या हो गई है, हम कर नहीं पा रहे हैं। और हम अभी जो सबसे बड़ा संकट है वो बाकी बराबरी का संकट तो है, और भी संकट बहुत सारा है, लेकिन कॉग्निटिव फ्रीडम हमारा ख़त्म हो गया। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट आवर कॉग्निटिव फ्रीडम, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो बात अभी यूनिवर्सिटी के बारे में कह रही थी, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो इसलिए कि उनको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि उनके लिए अच्छा क्या है, या हमें भी शायद ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, वो क्यों ऐसा हो रहा है। मैं थोड़ा उसका विश्लेषण करना चाहता हूँ। और कॉग्निटिव फ्रीडम जब ख़त्म हो जाए, मुझे लगता है भारत जब गुलाम हुआ था तो गुलाम इसलिए हुआ था कि हमारा कॉग्निटिव फ्रीडम खत्म हो गया था, क्योंकि हमारा कॉग्निशन जो था, पूरा जो सोचने समझने की क्षमता थी, वो शास्त्रों ने जकड़ रखा था। तो मैं अक्सर पूछता हूँ बड़े विद्वानों से जो कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत पावरफुल है और सब कुछ उसके पास है, कि इतना सब कुछ रहने के बावजूद मुझे एक भी ग्रंथ दिखा दीजिए, चाहे पर्शियन में या संस्कृत में, जो मुझे ये बता सके कि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे और जो प्रक्रिया कॉलोनियलिज्म की चल रही थी उसको किसी ने समझ लिया हो। उनके पास कोई तरीका नहीं था, और उन्होंने अपना संवाद बाहर जो चल रहा था उसके साथ बंद कर रखा था। पहले इसने में बताया कि आप कॉलोनाइज हो गए हो, वो दादा भाई नौरोजी थे, जो ट्रेन ऑफ वेल्थ वाली किताब में। बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मैंने भाटी जी को आपके सामने ही पूछा था, तो बहुत जोर से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ अंग्रेजों की बहुत आलोचनाएं हुई हैं। मैंने कहा आलोचना से मुझे मतलब नहीं, तो कोई भी कर सकता है। मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने बताया कि एक नई प्रक्रिया चल रही है जिसको वो उपनिवेशवाद कहते हैं, और उसके ये परिणाम निकलने वाले हैं आपके लिए? कोई किताब नहीं है, कहीं नहीं है। तो ऐसा है कि कॉग्निशन का चिंतन, कॉग्निशन का प्रॉब्लम बहुत पुराना है। क्या बुद्ध तक जाए तो बुद्ध भी यही तो कह रहे हैं ना कि आप कॉग्निटिव फ्रीडम अचीव कीजिए। या इवन जो मुझे लगता है, मैं वापस लौट के देखता हूँ गीता में, जब वो स्थित प्रज्ञ होने की बात करते हैं कृष्ण, तो शायद यही कहते हैं कि आपकी जो प्रज्ञा है जिससे आप कॉग्निशन करते हैं वो स्थित होनी चाहिए, ताकि आपका कॉग्निटिव फ्रीडम अचीव कर सके। तो आज के समय में हमारे कॉग्निटिव, कहाँ से हमारा कॉग्निटिव फ्रीडम डायमेंशन? एक तो मुझे लगता है कि बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत शोर में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसको मैं कहता हूँ कैकोफोनी ऑफ साउंड है। ऐसे इसके कई लाउड स्पीकर एक साथ बज रहा है और उसमें कोई मीनिंगफुल बातें नहीं कही जा रही हैं, वो एक तरह से नॉइज़ है। और उसको यहाँ तक नॉइज़ है, जैसे अब मैं रवीश कुमार का बड़ा फ़ैन हुआ करता था, अब मैं नहीं सुनता हूँ उनको, क्योंकि वो खड़ा होकर लगातार एक ही बात बोलते रहते हैं। बोलने का प्रभाव पड़ता होगा ज़रूर, लोग बहुत लोग सुनते भी हैं उनको, लेकिन अब मुझे वो नॉइज़ जैसा लगने लगा है, क्योंकि उसमें विश्लेषण नहीं होता है, एक उसमें पोजीशन होता है। पत्रकारों की बात आपने की अभी, पत्रकार सारे अब मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वो सूचना विश्लेषण नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो पोजीशन ले रहे हैं। क्योंकि अब उनके लिए संकट ये है कि शायद उनको भी चाहिए टीआरपी, सो दैट उनका जो इनकम है यूट्यूब से वो बना रहे। तो ये जो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इससे हम लोग बहुत बेचैन हैं, ऐसे कि कई रेडियो, एक कई स्टेशन पकड़ लिया है रेडियो और लगातार वो चल रहा है। तो एक तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो उनसे बात करते हैं हम लोग, उन्हें खुद पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारा जजमेंटल रैशनैलिटी होता है सही गलत पता करने का, वही हमारा खोता जा रहा है। दूसरी जो बात है वो जो बहुत बहुत गंभीर बात है, और बच्चों से मैंने खूब इस पर बात की है कि सबसे बड़ा संकट तुम्हें क्या लगता है। और आजकल तो जेएनयू के बगल में एक मॉल बन गया है बहुत बड़ा सा, आपने देखा होगा शायद। तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमरिज्म हैज़ बिकम अ फिलॉसफी, लाइफ फिलॉसफी। पहले कंज्यूमरिज्म पहले भी था, हम सब लोग थे, अब वो लाइफ फिलॉसफी बन गया। यानी जो मार्क्यूजे का वन डायमेंशनल मैन का पूरा कॉन्सेप्ट था वो अभी कंप्लीट हो गया हमारे पास। हम सब लोग पूरी तरह से कंज्यूमर हो गए, जिसको दिल्ली की भाषा में कहते हैं कि आपका ड्रेस और आपका एड्रेस, ये दो चीज़ डिसाइड करेगा आप क्या पाएंगे और क्या नहीं पाएंगे। तो ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग इस बात पर नहीं सवाल जवाब करते हैं
कि हमें क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। कंजम्पशन का एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को हम लोग फॉलो करने लगे हैं, जाने अनजाने फॉलो करने लगे हैं। और विश्वविद्यालय में मुझे याद है 1980 के दशक में, 90 के दशक में, शुरू के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था। तब ये बहस बहुत ज़ोरों से चल रही थी। तो शिक्षकों का कहना था कि सैलरी तो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन उससे शायद हम लोग भी एक बड़े कंज्यूमर मार्केट ग्रुप में कंज्यूमर ग्रुप में इमर्ज करेंगे मार्केट के साथ, और जो आप कह रहे थे कि हमारी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है, वेद गुप्ता हमारे एक कॉमरेड थे, वो कहते थे कि अभी तक तो ये था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में स्ट्राइक होता था तो लोग उसके साथ खड़े होते थे। आगे ये होगा कि जब तुम स्ट्राइक करोगे तो लोग तुमसे कहेंगे तुम सुविधा भोगी हो, इस बात का स्ट्राइक कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत पैसे तुम्हें मिल रहे हैं। तो ये जो कंजम्पशन एज फिलॉसफी जिस तरह से इमर्ज किया है, शायद हम सब लोग उसको जाने अनजाने इम्बाइब कर लिए, और जिससे हमारा कॉग्निशन जो है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि हम अब हर बात में कंजम्पशन की तरह ही सोचने लगे हैं। और शिक्षा को भी अब हम कंजम्पशन की तरह सोचने लगे हैं। जैसे आपने बताया कि वो कह रहा है कि यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपकी सैलरी नहीं हो पा रही है। मैं बताऊँ कि जिंदल यूनिवर्सिटी में मैं गया था अभी, तो पता चला कि MA इन इकोनॉमिक्स बंद हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स कम थे, उससे उतना पैसा नहीं आ सकता था। तो ये अब बाज़ार की तरह बन गया है, एजुकेशन पूरा बाज़ार की तरह बन गया है। उसमें अब हम लोग कंज्यूमर की तरह खड़े हैं, और हम लोग जो टीचर्स हैं वो एक सेलेबल आइटम की तरह खड़े हैं, मार्केटेबल आइटम की तरह खड़े हैं। ये 1994 में उपेंद्र बख्शी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन को लेकर। उसमें हमारे मित्र एक कुमार चक्रवर्ती थे, पता नहीं कुछ लोग जानते हो शायद उनको। उन्होंने एक पेपर पढ़ा था, टाइटल था उसका नॉलेज फॉर मार्केट एंड मार्केट फॉर नॉलेज। वो पेपर में तो अभी भी है। तब उन्होंने कहा था अब ये इमर्ज करने वाला है, ये नाउ वी आर एंटरिंग इनटू न्यू फेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ की बाज़ार में हम खड़े होंगे, और उसके बाद हमारा पूरा इवैल्यूएशन बाज़ार करेगा। तो मुझे लगा नैक वैक उसी प्रक्रिया की देन है। और नैक तो पता ही मुझे समझ में नहीं आता। मैं पब्लिकली ये कह सकता हूँ कि इससे घटिया सिस्टम कुछ और नहीं है, क्योंकि वही प्रोफेसर जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो लोग जब जाते हैं नैक टीम में तो वही 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, उससे नीचे नहीं ठहरते हैं। क्या खर्चा उनके ऊपर किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा है। तो एक तो ये हो गया है। तीसरी जो बात हुई है, जो न्यू लिबरल फिलॉसफी की देन भी है, और या कहें कि नेचुरल ग्रोथ भी है, वो है कि हम सब लोग अब एटोमाइज्ड हो गए हैं। व्यक्तिवाद का प्रभाव जितना पहले था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ऑथर हैं फ्रांस के, मिशेल वेलबैक। मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, हालांकि फ्रेंच लोग उसे बहुत नापसंद करते हैं। जिस भी फ्रेंच से मेरी बात होती है उसके बारे में सब लोग नाक भौं से कौड़ने लगते हैं, थोड़ी देर के बाद मानते हैं कि बात वो सच कह रहा है। थोड़ा एक्सेंट्रिक आदमी है। तो उसकी किताब है एटोमाइज्ड, और बड़ी अच्छी किताब है, सब लोगों को पढ़नी चाहिए। 2001 में उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने उसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो जीनोम साइंटिस्ट है, और वो फ्रांस के सबसे एलीट सोसाइटी को देखता है और उसके बारे में बात करता है। और फिर कहता है कि देखो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ हज़ारों फ्लैट्स हैं, और उसमें 70-80% फ्लैट जो है वो सिंगल ऑक्यूपेंट है। ये हमारी हालत हो गई है। हमारे पास बात करने के लोग नहीं हैं। और फ्रांस एक सिम्बॉलिकली हम ले सकते हैं, मेटाफोरिकली ले सकते हैं कि क्लाइमेक्स ऑफ मॉडर्निटी का है वो, कि वहाँ पे अपना सेल्फ रियलाइजेशन का जो मेथड है वो सिर्फ बॉडी है। ओनली थ्रू बॉडी यू कैन सेल्फ रियलाइज योर सेल्फ। इसलिए फैशन है, इसीलिए सेक्सुअलिटी है। और यहाँ तक है कि वो बताता है कि सेक्स क्लब्स बने हुए हैं, और वो एक ऐसे क्लब में जाता है तो वहाँ उसकी माँ थी जो उस क्लब को चलाती थी। उसने कहा कि आई कांट ऑफर माई बॉडी टू यू एट द मोमेंट, बट यू कैन चूज अ बॉडी। सो बड़ा वितृष्णा उसको हो गई कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम ओनली बॉडी। तो उसके बाद वो अचानक से उसकी गाड़ी समुद्र के किनारे दिखती है, वो गायब होता है। और अपना रिसर्च जो था जीनोम रिसर्च, जिसके बारे में वो कहता है कि जीनोम एडिटिंग हो गया तो शायद हम सब लोग एक
एक प्रीवियस क्या स्पीसीज की तरह माने जाएंगे और नया इंसान इमर्ज करेगा, जो इंसान हमें समझेगा कि ये लोग क्या है, कुछ इन लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत कम देख पाता था, बहुत कम याददाश्त थी इसकी। तो जीनोम एडिटिंग, लेकिन वो इतना दुखी हुआ कि वो अपना सारा रिसर्च टेबल पे छोड़ के गायब हो गया। और लोगों ने, जो राइटर है उसने अंत में लिखा कि लोग गेस कर रहे हैं कि या तो वो तिब्बत चला गया बुद्धिस्ट होने के लिए, या उसने आत्महत्या कर ली। ये एटमाइजेशन का हमारा क्लाइमेक्स हो गया है। ग्रेजुअली हम सब लोग जो रिलेशनल बीइंग थे, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा और ख़त्म हो रहा। और ये सब जगह मुझे दिख रहा है। दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बनारस में शायद कम हो। थोड़ा बनारसीपन लोग कहते हैं कि अभी भी है। वो संजय मिश्रा कहते हैं, एक दो जगह जो गलवान जो इंटरव्यू किया है किसी ने, तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, बनारसपन है जहाँ की अभी वो रिलेशनैलिटी बना हुआ है शायद। लेकिन दिल्ली वगैरह में मुझे लगता है कि ये रिलेशनैलिटी बहुत खतरे में है। वैसे मेरे गांव में भी खतरे में है। मैं अब कहता हूँ अपने गांव में कि ये हमारा जो घर था वो अब घर नहीं, मोहल्ला हो गया है। सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाया है, तो सबके दिल छोटे हो गए। हम लोग अभी बात कर रहे थे इस बारे में। तो ये एटमाइजेशन एक चीज़ है जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा है। एक और बात ये हो रही है कि जो एक फिलॉसफी जिसने मॉडर्निटी को जन्म दिया था, वो कार्टेशियन ड्यूअलिज्म था। डेकार्ट का जो आइडिया था, सिंपल आइडिया था कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें हैं, और उससे बड़ा विकास वहाँ पे हुआ क्योंकि बॉडी पे बहुत रिसर्च हुआ और माइंड पे उतना रिसर्च नहीं हुआ। जिस पे कि आज मैं देख रहा था कि दुनिया के लगभग 70% जो फिलोसोफर हैं वो इसी बात पे बात कर रहे हैं कि माइंड बॉडी का मिलन कैसे हो। इस प्रॉब्लम को, उसको हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाए। सारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और सब लोग इसमें बात कर रहे हैं। अभी जीजेक एक फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि अब हम लोग इस मकाम पे आ गए हैं, यदि इससे नहीं बाहर निकलेंगे तो शायद हम इंसानियत को बचा भी नहीं पाएंगे। बहुत खतरा हमारा हो गया है। और ये मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल है, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है सोसाइटी का, वेस्टर्न सोसाइटी का, जिसको हमने गाहे बगाहे इम्बाइब कर लिया है। फिर भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि थोड़ा कम इम्बाइब किया है, या हमारे यहाँ उसका रिस्पॉन्स हो रहा है जो आप एक वल्गर रिस्पॉन्स के रूप में बहुत सारे न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स को आप देख सकते हैं, जो माइंड बॉडी यूनिटी की बात करता है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ की बात करता है। तो एक ये भी कारण है जिसके चलते मुझे लगता है कि हमारा जो कॉग्निटिव फ्रीडम है वो कर्टेल हो रहा है, उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, तो एक और बात मैं कह लूँ, फिर वो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात ये है कि जो कॉग्निशन के कोशिश भी करते हैं ना, तो एक है डल कंपल्सन्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ब्रेड बटर अर्न करने का, भोजन जमा करने का जो है, जब मन में आता है या ये इक्वलिटी ले आया जाए यूनिवर्सिटी में, फिर लगता है नहीं, फिर तो जो जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो डल कंपल्सन्स है वो भी हमें रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे आश्चर्य लगता है, 4-5 हज़ार टीचर्स एडहॉक पे काम करते थे, और कई साल 8-8 साल तक लोगों ने एडहॉक पे काम किया। वही शिक्षक जो बड़े रेडिकल हुआ करते थे, जेएनयू से स्टूडेंट से कई सारे उसमें रेडिकल लोग थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और वही नहीं, सबसे उससे भी ख़राब क्या हुआ कि पिछले 3 सालों का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसमें 70% ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। एक लड़के ने तो आत्महत्या ही कर ली, बहुत अच्छा फिलोसोफर इमर्ज कर रहा था हिंदू कॉलेज में, उसने तो आत्महत्या ही कर ली। लेकिन क्यों आवाज़ हम नहीं उठा पाए? क्योंकि कलेक्टिव कॉग्निशन नहीं हो पा रहा था। ये कहीं हमारा जो कॉग्निटिव फ्रीडम है वो उसमें कंटेन होगा। लेकिन ये सब कुछ केवल साइकोलॉजिकल बात नहीं है, बड़ी पॉलिटिकल बात है। क्यों पॉलिटिकल बात है, क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। एक तो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया कैपिटलिज्म के टर्मिनल क्राइसिस से गुजर रहा है। इस पर मेरा एक पूरा लेख है, मैं चाहे शेयर कर दूँगा, मैं उतनी बात लेकिन नहीं कहूँगा। और ये क्राइसिस कैपिटल का नहीं है, ये क्राइसिस फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म का है। यदि आप कैपिटलिज्म के इतिहास को गौर करेंगे तो प्रारंभिक दौर में कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो ये था कि ये कलेक्टिव गुड लाएगा, एक कॉमन गुड लाएगा।
आप याद कीजिए लॉक का जो आर्ग्यूमेंट था या एडम स्मिथ का आर्ग्यूमेंट था, सब लोग ये कह रहे थे कि ग्रीड तो है, फाउंडेशन है कैपिटलिज्म का। ग्रीड को यदि आप प्रमोट करेंगे तो लोग बाहर आएंगे काम करने के लिए। हमें ग्रीडी बनाया गया, हमने काम ज़्यादा किया, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए कहा गया कि ग्रीडी होकर जो हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया उसको कॉमन गुड में यूज़ किया जाएगा। और कैपिटलिज्म ने डिफरेंट फेजेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। एक फेज आया जब कॉलोनियलिज्म आया, क्योंकि क्राइसिस हुआ कैपिटल का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम वाइट मैन्स बर्डन है हमारा, सिविलाइज करने जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने जा रहे थे लेकिन कहा सिविलाइज करने जा रहे हैं, तो कॉमन गुड को उन्होंने रिटेन किया। इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2029 में, तो लोगों ने कहा कि लास्की को पढ़ें आप। जब हम लोग कभी बच्चों को पढ़ाते थे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस देते थे लास्की का। पहला सेंटेंस होता था जिसमें वो कम्युनिज्म की बात करता था, दूसरे सेंटेंस में कैपिटलिज्म की बात करता था। तो उसका आर्गुमेंट ये था कि यदि नहीं सुधरे तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने वेलफेयरिज्म लाया, कीन्स ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स लाया, तो उसमें कहा गया कि कॉमन गुड को सस्टेन कीजिए आप। तब तक तो थोड़ा ठीक था। जब 1970 के आसपास जो क्राइसिस हुआ पहली बार, वो बड़ा टर्मिनल क्राइसिस था। उसमें इन्होंने क्या किया कि कहा कि कॉमन गुड जो है वो मटेरियल गुड नहीं है, कॉमन गुड जो है फ्रीडम है। हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन लोग ने आर्ग्यू किया व्हाट इज कॉमन गुड, फ्रीडम इज अ कॉमन गुड। आपको याद होगा, जो लोग उस वक्त गौर करेंगे लिटरेचर पे, तो इक्वालिटी वर्सेस फ्रीडम पे खूब डिबेट चलता था। हर यूपीएससी के सवाल में, पॉलिटिकल साइंस में एक सवाल होता था, इक्वालिटी वर्सेस फ्रीडम डायलॉग। और फिर जो क्राइसिस आया अभी 2008 में, ये फाइनल क्राइसिस था। इसमें इन्होंने कॉमन गुड के आइडिया को ही अबेंडन कर दिया। अब कॉमन गुड का कोई आइडिया नहीं है। अब यदि आप देखेंगे कोई फिलोसोफर, मैंने बहुत गौर से देखा कि रिपोर्ट्स जो आया इकोनॉमिक क्राइसिस पे, अमर्त्य सेन भी कमेटी के थे, उन सब लोगों ने क्या कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण था ग्रीड, क्योंकि ये मैनेजर बड़े ग्रीडी थे। ये उनको क्या तो टाइटल कहते हैं उसको, जो लोग कुछ शार्क की तरह है, बिल्कुल बड़ा ही ख़राब उनका नाम दिया जाता है, सब ग्रीडी थे और उन्होंने किसी तरह से बैंक को लूट पर पैसा जमा करने के लिए किया वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, उसमें ग्रीड को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा है। अभी भी कैपिटलिज्म का फाउंडेशन ग्रीड ही है, तो आप फिलोसफिकली तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं उसको। एक बंदे ने किताब लिखी, ग्रीड इज़ डेड, लेकिन जल्दी कोविड आ गया। कोविड में मुझे भी लगने लगा ग्रीड इज़ डेड, सब लोग बड़ा जनरस हो रहे थे। ख़त्म होते ही समझ में आ गया कि ग्रीड इज़ नॉट ओनली अलाइव इट्स थ्राइविंग। इनफैक्ट कोविड भी ग्रीड का प्रोडक्ट था। ये तो बहुत लोग कह रहे हैं। अब मैं इतना, मेरा एक दोस्त है जो 100 वीडियो बनाया ये प्रूफ करने के लिए कि कोविड जो था वो ग्रीड का प्रोडक्ट था। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटलिज्म का ये फंडामेंटल प्रॉब्लमेटिक है वो तो रह गया, ग्रीड। आपको याद होगा कि एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसके पहले एक बहुत लंबी कविता आई थी हनी बी के ऊपर कि कैसे ग्रीड जो है प्रोडक्टिव है। तो हनी बी में एक बार ग्रीड खत्म हो गया तो पूरा मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि वो फिर काम ही क्यों करते। तो उसके बाद एडम स्मिथ ने उसी को बेस बना के वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, जिसमें ग्रीड को फाउंडेशनल प्रिंसिपल बनाया कैपिटलिज्म का। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये जो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का, ये क्यों हो रहा है, अब कैसे इसको सॉल्व कर रहा है, ये गौर करने की बात है कि पहली बार मानव इतिहास में ये हुआ है कि कैपिटलिज्म के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है। अब वो टेक्नोलॉजी से कैपिटलिज्म क्राइसिस को सॉल्व कर रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है इस वक्त, ये मत समझिए कि ट्रंप के पागलपन की चलते हो रहा है। मेरी रोज़ बातचीत होती, मेरा बेटा भी आजकल अमेरिका में रह रहा है, वो भी लेबर फोर्स है किसी कंपनी का, तो खूब बातचीत होती है क्या चल रहा है। तो मैं पूछता हूँ वो ये बताओ कि ऐसा तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने वाला एक आदमी चला रहा हो ट्रंप, कोई तो टीम होगी, कोई लोग होगा, पूरा सिस्टम होगा। तो मेरा ये निष्कर्ष है कि इस वक्त कैपिटलिज्म को ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं है। प्रभात पटनायक कहते हैं कि फाइनली कैपिटलिज्म को वेलफेयरिज्म की तरफ जाना होगा। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि तब जाना पड़ता था जब लेबर का प्रेशर नीचे से होता था और बिना उससे काम नहीं चलता था। अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और रोबोटिक्स के थ्रू अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहाँ तक सॉल्व कर सकता है। अब तो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बेरोजगारी होगी। जो गूगल के सीईओ थे इसके, उन्होंने छोड़ दिया और वो कह रहे हैं खुलेआम। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये है कि कैपिटल विल मेक मोर प्रॉफिट एंड दे विल नॉट नीड लेबर। तो फिर क्या होगा? फिर मुझे लगता है दो बातें होंगी, और यहाँ मैं यूनिवर्सिटी को दोबारा लाऊंगा। एक बात तो ये होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड विल प्रोड्यूस आर्म्स, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत है, और हम लोग ये छोटा मोटा काम जो करते हैं, कपड़ा वपड़ा बनाते हैं, इसे बनाते रहेंगे। अब थोड़ा हो सकता है मोबाइल भी बना लें, अब वो भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो आर्म्स बनाएगा। अभी जो ये वॉर आप देख रहे हैं ना, मेरा ऐसा हंच है कि ये एक तरह से ये प्रदर्शनी है। जैसे प्रगति मैदान में लगता है ना प्रदर्शनी, वैसी प्रदर्शनी लगाया गया कि कौन सा बेहतर काम कर रहा है, किसका माल आगे बिकने वाला है। आप देख रहे हैं कि फटाफट ऑर्डर मिल रहा है यूएस के सिस्टम्स को, तो ये एक तरह से आर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। वो जो सरप्लस उनको ज़्यादा मिलेगा, उससे वो क्या करेंगे कि मिनिमम इनकम, कॉमन मिनिमम इनकम का एक सिस्टम बनाएंगे और अपने लोगों को वो इनकम दे देंगे। वो सक्षम है उसमें। और अब उनको इसलिए यूनिवर्सिटी के मैन पावर जो जिस पे अमेरिका टिका रहता था, जो यूनिवर्सिटी प्रोडक्शन करता था, उसको डिपेंडेंट नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वैसे थोड़ी तंग कर रहा है वो, उसे पता है कि अब उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी हम काम चला लेंगे, छोटे सेंटर्स बना के उससे हम काम, उसमें मैं आ रहा हूँ अभी। और हिंदुस्तान में क्या होगा? हिंदुस्तान में हम आर्म्स पे इन्वेस्ट करेंगे, या तो आर्म्स प्रोडक्शन हमारा इकोनॉमी होगा, हम आर्म्स प्रोडक्शन कॉरिडोर बनाएंगे, पता नहीं कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा, हम खुद भी अपने लिए यूज़ करेंगे, आपस में यूज़ कर लेंगे, नहीं मालूम है मुझे, लेकिन वो एक तरीका कर रहे हैं। लेकिन हम आर्म्स पे इन्वेस्ट करेंगे, और कहाँ से पैसे लाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? तो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम से हम स्क्वीज करेंगे पैसे को, और हम आर्म्स पे लाएंगे। ये केवल हिंदुस्तान नहीं, सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इसमें आप देखेंगे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम से पैसा स्क्वीज करके वो लगाएंगे आर्म्स के ऊपर। और ये पूरा जो ग्लोबल जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये उसका मैनेजमेंट है जो ये काम कर रहा है। दो ही कॉम्प्लेक्स दुनिया में काम कर रहा है, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दूसरा मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये दोनों, अभी एक का आपने देख लिया कोविड, दूसरे का वॉर, ये उसका प्रोडक्ट है, और ये हम लोग अभी आगे झेलने जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा फिर? तो इसमें एक बात तो ये होगी कि जो हम मार्जिन पे जाएंगे, चाहे यूनिवर्सिटी मार्जिन पे चला जाए, पहले तो यूनिवर्सिटी को डैमेज करेंगे, ताकि, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ एक एडवांटेज रहा है, जो कभी छात्र कहा करते थे कि यहाँ एक यूथ जमा है, यंग है, एनर्जेटिक है, विज़न है, उसको प्रॉब्लम होगा तो प्रोटेस्ट करेगा, तो पहले उसको वो डैमेज करेंगे। तो वो उसका कॉग्निटिव डैमेज करेंगे। कॉग्निटिव डैमेज करेंगे कैसे? कई तरीके होंगे। सिलेबस को डैमेज करना एक है, टीचिंग सिस्टम को डैमेज करना दूसरा है, एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे जिससे कॉग्निशन कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्सिटी को स्किल प्रोडक्शन में बदल देंगे, ITI बढ़ा देंगे यूनिवर्सिटीज़ को। ये तमाम चीज़ खाली हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये सब जगह होने की पूरी संभावना मुझे लगता है कि बन रही है। और दूसरा क्या करेंगे ये? तो दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ाएंगे। मेरा दूसरा लेख है जो जिसमें मैंने 3 उपन्यासों का विश्लेषण किया है। एक है महाभोज, दूसरा है वे वहाँ कैद हैं, प्रियम्बल, और तीसरा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का नाकोहस। ये 3 उपन्यास मुझे ये बताता है कि ये प्रक्रिया चल रही है। हम जो समझते हैं कि बीजेपी या कोई सत्ता, कोई प्राइम मिनिस्टर लाके इस प्रक्रिया को कर रहा है, वो एनहांस कर सकता है। आपके समाज में ये प्रक्रियाएं ऑलरेडी चल रही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो समझने की ज़रूरत है। सोशल साइंस इसको समझने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है? क्योंकि हमारा कॉग्निशन पूरा हैक्ड है। मैं मजाक में कहता हूँ कि JNU वालों को ये मालूम है कि बाहर क्या हो रहा है, BHU को मालूम है, JNU को मालूम है बाहर क्या हो रहा है, पटना को मालूम है, BHU को मालूम है कि JNU को मालूम है बाहर क्या हो रहा है। ये हायरार्की ऑफ नॉलेज एक बना हुआ है। और तमाम जो हमारा अभी और ज़्यादा हो गया, ये जो आप देख रहे हैं क्या कहते हैं उसको, API, और एक क्या कहते हैं कौन सा जर्नल,
जर्नल में जो होता है, आप स्कोपस इंडेक्स, ये तमाम चीज़ों ने और भी हमें अब पश्चिम ओरिएंटेड कर दिया है। पहले भी था, पहले भी आप देखिए, मैंने पूछा इनसे जो सोशियोलॉजिस्ट थे हमारे यहाँ, सिंह, प्रोफेसर सिंह, योगेंद्र सिंह से, कि भाई आप लोग, लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी था आपका, आपने बहुत आर्ग्यू किया कि भाई हम इंडियन सोशियोलॉजी करेंगे, इंडियन तरीके से करेंगे, क्या हुआ इसका? तो उन्होंने कहा हिम्मत नहीं थी हम लोग को लिखने की, तो हम लोग प्राइवेटली बात करते थे, जब जर्नल में लिखते थे तो वेस्टर्न सोशियोलॉजी करते थे। राजीव भार्गव हमारे प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है मैथोलॉजिकल इंडिविजुअल, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उसमें उन्होंने कहा है कि वेस्ट में जो इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है वो लॉपसाइडेड है, सिंगल डायमेंशन लेके आपने पूरा थेराइज कर दिया है। तो मैंने पूछा सर अगली किताब कहाँ है जिसे मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग को समझ सके? तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने लिखा नहीं। क्यों? तो कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये मैं कैमरे में कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आशीष नंदी से पूछा कि सर आप बहुत दिन से मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा कॉलोनियलिज्म ने तुम्हारे कॉग्निटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, मुझे समझ में आ रहा है, अब आगे का रास्ता भी तो कुछ बताइए। वहाँ बता के आप रुक जाते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कॉफ़ी पियोगे? मैंने कहा जरूर पीऊँगा। वो ले गए मुझे IIC में कॉफ़ी पिलाने, फिर बोलते हैं डरते हैं हम लोग। किस बात का डर है? तो बाहर का टिकट मिलना बंद हो जाएगा। दैट इज़ ट्रू ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। इंडियन सोशल साइंस हैज़ नो प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल साइंस, आई कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल साइंस। अभी तो और भी ज़्यादा होड़ है हमारे यहाँ कि कहाँ बाहर चले जाएं, और आप यदि उनके विषयों का विश्लेषण करें किस पे उनको बाहर स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो दलित एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, इसी तरह की चीज़ों पे केवल स्कॉलरशिप मिल रहा है। कोई वहाँ पे जाकर थ्योरी का काम नहीं करता। वी हैव बिकम इंटेलेक्चुअल कूलीज फॉर देम, दे यूज अस एज इंटेलेक्चुअल कूलीज। तो ये हमारा कॉग्निटिव डैमेज का एक पूरा नेटवर्क बना है, जो कैपिटलिज्म और ये जो जिसको मैं कहता हूँ टेक्नो ऑथोरिटेरियन स्टेट, जो आप ना, ये ऑथोरिटेरियन स्टेट नहीं है। बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं फासिस्ट स्टेट हो गया। बिल्कुल नहीं भाई, फासिस्ट बिल्कुल नहीं है। फासिस्ट स्टेट फासिस्ट हो गया है, इस स्टेट का वो पता ही नहीं चलेगा फासिस्ट है ये। वो तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर देगा सब कुछ। इतना आपके पास जितना आपके अपने बारे में नहीं है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टेट के बारे में, स्टेट के पास आपके बारे में है। वो जोक है ना कि तो उसने पूछा कि आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो अब बिल्कुल इतना कुछ उसमें करते हैं, एक बार टाइप करें आपका पूरा CV ऐसा बना देगा जो आप बड़ा। फिर हम लोग यदि किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है, जितने महानुभाव यहाँ पे हैं, ये सब को मैं कहता हूँ ये फिलोसोफर्स ऑफ लिबरेशन हैं, और अपने अपने कॉन्टेक्स्ट से निकलकर लिबरेशन के लार्जर डिस्कोर्स, यूनिवर्सल ह्यूमन लिबरेशन के लार्जर डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उनके पास हो, इसकी कोई संभावना नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको आइकॉन बना के पूजा करने लग गए हैं, उनसे हम संवाद नहीं करते हैं, उनसे डायलॉग में नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है उनसे डायलॉग में जाने की ज़रूरत है। ना गांधीवादी होने की ज़रूरत है, ना अम्बेडकरवादी होने की ज़रूरत है, ना मार्क्सवादी होने की ज़रूरत है। वी शुड बी इन डायलॉग। हमारा सोल्यूशन हमारा नए तरीके से ढूंढना होगा, और वो सॉल्यूशन केवल इंडिया नहीं होगा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कोई थियरी निकलेगी तो फर्स्ट वर्ल्ड से नहीं निकलेगी, उनके पास कंफर्ट है। भैया 37 ट्रिलियन है यूएस की इकॉनमी, वो तो अपने लोगों को यूँ ही, हालांकि वहाँ भी है, वहाँ भी बहुत परेशानी। मैं न्यूयॉर्क में जा रहा था, उससे निकला किसी ने बॉटल, बियर का बॉटल फेंक दिया मेरे ऊपर, वो बच गया गलती से और फूट गया, चारों तरफ बिखर गया, और लोग नॉर्मल थे। मैंने पूछा कि लोग नॉर्मल क्यों है? बोला न्यूयॉर्क नहीं चलता है। तो ये हालत वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लोग चलते वक्त अपने आप से बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं
जिसके घर पे गया था उसके नीचे उतर के खड़ा था, उसने कहा थोड़ा इधर आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं तुम उसके टेरिटरी में हो, गोली मार सकता है तुमको। और ये घटना घट गई एक्चुअली, 2 लोगों को किसी ने गोली मार दी क्योंकि वो उसके हाथे के पास खड़ा था। तो ये तो वहाँ का मेंटल स्टेट है, तो वहाँ भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन क्रांति का कोई थ्योरी वहाँ से निकलेगा इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। ये निकल सकता है पेरीफेरी से, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कलेक्टिव एक्शन के लिए थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। एटोमाइजेशन शायद इतना नहीं हुआ, या पेरीफेरी का जो पेरीफेरी है वहाँ से शायद निकल सके। मैं एक बार ये प्रोजेक्ट कर रहा था यूँ ही कि किस शहर से नया विचार निकलेगा, तो कभी उससे बात कर सकते हैं कि मेरा क्या उससे फाइंडिंग था। लेकिन पेरीफेरी ऑफ द पेरीफेरी जो है वहाँ से शायद वहाँ कलेक्टिव एक्शन के लिए थोड़ा स्पेस बचा है, वहाँ से चीज़ें उठ सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें फिर इन लोगों से संवाद की ज़रूरत होगी। फिर गांधी से हम एजुकेशन पे क्या संवाद करें? क्या ये कॉग्निटिव फ्रीडम को रिक्लेम करने के लिए, मुझे लगता है गांधी को यदि गौर से पढ़ें, यदि उनकी आत्मकथा को पढ़ें, यदि उनके हिंद स्वराज को पढ़ें, और सबसे ज़्यादा जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और ख़त्म नहीं कर पाया हूँ और सबको पढ़ना चाहिए, वो है मनु गांधी की डायरी। यदि उसको पढ़ें तो आपको लगेगा कि एक कॉग्निटिव फ्रीडम का जो डिस्कोर्स है वो उसके अंदर लगातार चल रहा है। आप हिंद स्वराज को ले लें, वो कहते हैं कि वकील और लॉयर ये सब बहुत गड़बड़ है। तो इसका मतलब है कि ये आर्ग्यूमेंट जो उनका है वो ये नहीं है कि वकालत गड़बड़ है, ये भी नहीं है कि उस नॉलेज में गड़बड़ है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि जो एजुकेशन सिस्टम जिसने उसे प्रोड्यूस किया, जिसने वैल्यूज़ दिया उसको, उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने नॉलेज को कमोडिटी में कन्वर्ट करके उसको दिया है। और ये लोग आप दूसरे के एंजाइटी पे सर्वाइव करते हैं। जो इल्म का कॉन्सेप्ट था, वो इल्म का कॉन्सेप्ट गायब है। मैं अक्सर लोगों को रेफर करता हूँ प्रेमचंद की कहानी मंत्र, सब लोगों ने पढ़ा ही हो यहाँ पे। तो ये जो इल्म का कॉन्सेप्ट वो गायब है पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जो क्रिटिक उनका है जिससे हम ये निकालें तो मुझे लगता है कि अभी वो ज़्यादा विजिबल हो गया है। जो कोलोनियलिज्म के समय यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए और उसके बाद जो सर्वाइव किया यूनिवर्सिटीज़, इंक्लूडिंग JNU विच इज़ ए वेरी मॉडर्निस्ट यूनिवर्सिटी, उन सब में मुझे लगता है तमाम वैल्यूज़ के बावजूद ऐसा लगता है कि नॉलेज को एक कमोडिटी के रूप में ही परोसा गया। अल्टीमेटली यही उसका मार्कर हुआ कि हमें क्या उससे मिलेगा, जिससे कि जो आजकल कहते हैं वो आपने जो कहा प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट सेल बन रहा है, JNU में भी नहीं है, वहाँ भी लोग बहुत जिद कर रहे हैं प्लेसमेंट सेल बनाया जाए। तो ये जो जोड़ा गया उसके साथ, तो गांधी मुझे लगता है वो कह रहे हैं बार बार कि एजुकेशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट की जगह पे कॉग्निशन को डेवलप करना है। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, and then you can transform it. Not only recognize, not only taking cognizance, but also how can you transform that. मुझे लग रहा है कि उसका जो उनका जो पूरा एजुकेशन पे मॉडल आप देखेंगे तो यही उनका मॉडल है। इसमें 2 इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं। एक तो पाठशाला है, बहुत जगह जाते हैं गांधी, और पाठशाला बेतिया में जब जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं, तो पहला काम करते हैं कि वहाँ स्कूल खोलते हैं। वो जो अभी तक चल रहा है, मजदूरों के लिए स्कूल खोला गया। जहाँ भी जाते हैं वो स्कूल की तरफ ध्यान देते हैं कि स्कूल खोला जाए। एक तो पाठशाला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आप जब मनु गांधी की डायरी यदि पढ़ेंगे तो जीवनशाला है। वो कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है कि जीवन कैसे जिया जाए। मनु को बार बार कहते हैं कि मैं 2 प्रयोग एक साथ कर रहा हूँ। एक तो प्रयोग ये कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि यदि इंसान माँ की तरह बिहेव करे तभी इंसानियत बचेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने का, क्या मैं माँ बन सकता हूँ, और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और मनु भी बार बार लिखती है कि वो मेरी माँ की तरह बिहेव करते हैं। तो माँ जो अनकंडीशनल लव है, वो लव यदि हम कर सके, यदि वैसा कर सके, तो शायद हम इंसानियत को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है उनका, वो है कि मनु को कहते हैं कि मैं तुम्हें एजुकेट कर रहा हूँ। और कैसे एजुकेट कर रहा हूँ? तो तुमको जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ। और वो कैसे सिखा कि जेलसी क्या होता है, मनु और जो बाकी उनके लोग थे उसके बीच में क्या हो रहा है। तो उस डायरी को ये पढ़े हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं रोज़ मनु को कि तुम रोज़ डायरी लिखो
और सुबह मुझे पढ़ा के उस पर साइन करवाओ। और कभी समय नहीं मिलता है मनु को करने का, तो वो कहते हैं तुम रुक जाओ, दूसरा काम बंद करो, पहले डायरी लिखो और साइन करवाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा दस्तावेज है ये। और वो डायरी अभी हाल में पब्लिश हुई है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन होकर अभी भी 1 साल पहले आई है। तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक पूरा एजुकेशन का मॉडल लेके चल रहा है, जिस मॉडल को जाने अनजाने इन्होंने यूज़ किया है। नहीं, एकलव्य वाले नहीं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों ने जगह जगह पर जीवनशाला खोला हुआ, पाठशाला नहीं खोला है, जीवनशाला खोला हुआ। मैंने पूछा ये जीवनशाला क्यों कह रहे हो? तो कहा कि 2 प्रॉब्लम है। पहला तो ये है कि हम लोग टिपिकल वो एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, पर्यावरण का देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही पाठशाला बोलेंगे स्टेट उसको लपक लेगा, फिर स्टेट उसके अंदर एक पूरा रूल बनाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उससे बचने के लिए भी हम कर रहे हैं। तो शायद गांधी ये भी सोच रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम को स्टेट से बाहर रखो। वो खुद भी स्टेट से बाहर रखना चाहते थे अपने आप को, क्योंकि स्टेट के अंदर एप्रोप्रिएशन की ऐसी ज़बरदस्त क्षमता है कि जैसे ही आपको उन्होंने लेक्चर बनाया ये आपकी ऑटोनॉमी गई, अब आप ऑटोनॉमस नहीं हैं। और दिक्कत ये है कि हम लोग बिना उसके रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छात्र चाहिए पढ़ाने के लिए, कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो गांधी मुझे लगता है कि स्टेट रन एजुकेशन पर डाउट करते हैं, क्योंकि स्टेट फाइनली जो अल्थुसर कहता है कि स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस ही है, उससे बियॉन्ड नहीं। अब तो चैलेंज ये है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो हमारे कॉग्निशन को हैक कर रहा है उससे हम बचें कैसे, क्या उससे हम बच सकते हैं? अभी जो रूल्स नए आने वाले हैं, मुझे बार बार डराया जा रहा है कि यूजीसी एक सिलेबस बना रहा है जो हर एक यूनिवर्सिटी को वही सिलेबस पढ़ाना है। तो आप क्या पढ़ाएंगे ये तय आप नहीं करेंगे। जैसे रिसर्च के लिए हमें कहा जा रहा है कि अब एक लिस्ट आएगा एचआरडी से, किस विषय पे रिसर्च होना है, उस पर ही रिसर्च करना होगा आपको। ये नई चीज़ें अभी आने वाली हैं, जिससे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस की तरह क्रिएट किया जाएगा। मैं एक वाक़या शेयर करूं, जब जेएनयू में बहुत संकट चल रहा था तो मैं किसी गांव में एक फंक्शन में गया था, तो वहाँ एक सज्जन मुझसे मिले। जैसे उन्हें पता चला कि मैं जेएनयू में हूँ तो मेरे पास आए और कहने लगे कि देखिए ऐसा है, 6 महीने में हम लोगों ने जेएनयू को बर्बाद कर देना है। मैंने कहा भाई आप यहाँ रह रहे हो गाँव में, जेएनयू आपसे 2000 किलोमीटर दूर है, आपका ये एजेंडा कैसे हो गया? पर नहीं, वो हमने तय किया हुआ जेएनयू बर्बाद करना है। हमने कहा अच्छा कैसे बड़ा? बहुत से लोग जमा हो गए, सबको मज़ा आने लगा कि उस वक्त तो जेएनयू टैक्सी ड्राइवर से लेके हर कोई, एक डॉक्टर था हमारे यहाँ, वो बोलता था बार बार जेएनयू में क्या हुआ, कन्हैया ने क्या किया, मैं बताता था, पता नहीं सुनता था नहीं, फिर वही बात बोलता था। तो मैंने एक बार रिकॉर्ड करके भिजवा दिया कि अब आप जब मन करे आप सुन लीजिए एक बार। तो इस बंदे को मैंने कहा कि बात बताओ कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो अटक गया बेचारा, क्योंकि जिस भी वैचारिक इससे आता है उसका कॉग्निशन विद्यालय से बाहर नहीं जा पाता है, उसको कोई महाविद्यालय अभी तक बना नहीं पाया वो, जिस भी विचारधारा से आता हो। तो उसको समझ नहीं आता कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यालय में क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनको बताया कि, और जो लोग खड़े थे कम से कम उन लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई विश्वविद्यालय, और यही जस्टिफाई करता था जेएनयू को कि विश्वविद्यालय का काम है कि सोसाइटी उसको रिसोर्स प्रोवाइड करवाए, उस रिसोर्स से विश्वविद्यालय ऐसा रिसर्च करे जो इंसान के लिए हो, जो पूरे विश्व के लिए हो। वो उस रेजीम के खिलाफ भी जा सकता है, उस रेजीम के पक्ष में जाए कोई ज़रूरी नहीं है किसी के खिलाफ। ये इंसान के लिए ड्यूटी है कि हर एक सोसाइटी इतना रिसोर्स कुछ ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करवाए जो ऐसा रिसर्च करे जिससे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को डिराइव किया जा सके, नहीं तो फिजिक्स कैसे विकसित होगा। तो जो फंड आप विश्वविद्यालय को देते हैं वो स्टेट के लिए आइडियोलॉजी क्रिएट करेगा, ये काम नहीं है उसका। अभी किसी ने कहा कि विश्वविद्यालय का काम है स्टेट के लिए नैरेटिव तैयार करना। मुझे लगता है दैट इज़ द डेथ ऑफ द यूनिवर्सिटी इफ यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग नैरेटिव फॉर द रूलिंग क्लास। हूएवर इज द रूलिंग क्लास। ये गलती शायद लेफ्ट ने भी की, राइट भी कर रहा है कि वो समझ रहा है कि यूनिवर्सिटी का काम जो है वो नैरेटिव तैयार करना। बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी का काम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे काम करना है, और गांधी बार बार इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे
कि ये ऑटोनॉमी जो है वो चाहिए उसको। कैसे होगा? आई डोंट थिंक गांधी हैज एनी आंसर अबाउट इट। गांधी ने एक बात ज़रूर की, वो गौर करने की बात, जहाँ भी उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया, एक काम किया उन्होंने कि उसके साथ बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने खरीद ली उसको। अहमदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, तो उसके वाइस चांसलर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इतनी ज़मीन हमारे पास है, उसका एक पोर्शन बेच के हमने 2000 करोड़ जमा किया है, जो हमारा ट्रस्ट चला रहा है, और इसीलिए हम लोग किसी में डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये काम मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में शायद रहा होगा उनके विज़न में। एक जो मुझे लगता है, अभी मैं गौर कर रहा था कि नए एक्सपेरिमेंट्स क्या हो रहे हैं, गांधीयन एक्सपेरिमेंट्स क्या हो रहे हैं, नया ट्रेंड्स क्या निकल रहा है। यदि यूनिवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, मैं 5 साल तो नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ऑनस्लॉट के चलते ही यूनिवर्सिटी सिस्टम हो सकता है अगले 15-20 साल में, 25 साल में ख़त्म होगा। उससे पहले, और ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म ही हो जाएगा, नॉलेज प्रोडक्शन के सेंटर के रूप में ख़त्म हो जाएगा। नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए तो टेक्नोलॉजी मैनेज कर लेगा, नॉलेज प्रोडक्शन के छोटे सेंटर्स इमर्ज करेंगे। ये बात चूँकि आप लोग यूनिवर्सिटी से तो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक कज़न है जो इंग्लैंड में प्रोफेसर है, तो वो लोग आए थे यहाँ पे, वो जियोलॉजी में है। उन्होंने आगे कहा यहाँ तो बहुत पैसा है रिसर्च के लिए, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। तो हमने कहा हमारे से पैसे ही नहीं, हम तो ड्राई हैं पूरा। तो पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी अभी है, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हैव बिकम वाइट एलिफेंट, दे आर नॉट सस्टेनेबल। उनका जो पर कैपिटा नॉलेज प्रोडक्शन है वो बहुत लो है, और हमको सब मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इतना टेंशन देना पड़ रहा, सब कुछ कर रहा है। तो नॉलेज जिसका कि कैपिटल को ज़रूरत है, उस नॉलेज के प्रोडक्शन के लिए या तो कैपिटल अपना सेंटर खोलें, हम थोड़ा हेल्प करें, या फिर छोटे सेंटर्स हम बनाएं, रिसर्च सेंटर्स, वहाँ हम फंडिंग करेंगे। तो आप देखेंगे अब पिछले 20-25 साल में कम से कम 50 ऐसे रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, जो छोटे आइसर टाइप के रिसर्च सेंटर्स हैं, जहाँ फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स में 3 सीट है, 3 रिसर्चर वो लेंगे, उसी पे काम करेंगे। तो इस तरह का बनाया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम एज अ सेंटर फॉर नॉलेज प्रोडक्शन इज डिक्लाइनिंग, and as a center for knowledge dissemination, they don't need us anymore. They have, students have available lot of good this thing. आपको गौर किए होंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसे कहते हैं होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट। पहली बार यही एक्सपेरिमेंट हुआ था 1990 लेट 90s में हुआ था, जेएनयू के बगल में हुआ था। एक सर्वोदय स्कूल है, उसके दीवार में एक कंप्यूटर लगाया गया था, और वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते थे झुग्गी झोपड़ी के, वो उनके लिए ओपन कर दिया गया था। तो वो जाके वहाँ खेलते थे, और कैमरा लगाया गया था जिससे रिकॉर्ड होता था कि बच्चे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कंप्यूटर का, वो उसके साथ क्या कर सकते हैं। सुगाथा मित्रा हैं हार्वर्ड में, उनका लेक्चर है इसके ऊपर, उन्हीं का ये एक्सपेरिमेंट था। तभी वो अनाउंस कर रहे थे कि नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए टीचर्स का रोल ख़त्म हो जाएगा। अब टीचर्स का रोल शायद इसलिए बचेगा कि वो इमोशनली कनेक्ट कर सकें, और यदि हम इतने एटोमाइज हो गए हैं तो इमोशनल कनेक्ट करने की हमारी आदत ख़त्म हो गई है। हमें लगता है वो इमोशनल बर्डन है, क्यों कनेक्ट करें, प्रोफेशनल हमें होना चाहिए, और डिस्टेंस रखना चाहिए, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये नया संकट हमें लगता है, जो गांधी प्रोबेबली इंडिकेट कर रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट है कि शिक्षक स्वार्थ रंजित वेतन भोक्ता हो गया है, ये संकट है एजुकेशन का। शायद वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा नॉलेज के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। और जो उन्होंने मॉडल्स क्रिएट किए थे उस समय में, जो बुनियादी विद्यालय का मॉडल है, उन सबों में पूरा इन्वॉल्वमेंट का है। दूसरी जो बात वो कह रहे थे बार बार, ये जो आपने बात कही ना, हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन, ये एक बहुत बड़ी बात गांधी का यदि कोई फिलोसफिकल देन है दुनिया को, तो 2 बात मुझे लगती है। एक तो एथिकल रियलिज्म, जो उनका फिलोसफी है कि भाई रियलिज्म को मत छोड़ो, रियल अंडरस्टैंडिंग करो, बट तुम्हारा रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग है वो एथिकल होना चाहिए, एंड यू शुड हैव एजेंसी टू ऑपरेट इन द रियलिटी। फिर मुझे टाइम बता दीजिए, बंद करना बोल पाएगा तो मैं बंद कर दूँ, 5-7 मिनट और करता हूँ। तो ये जो सॉरी हाँ, जो एक कंट्रीब्यूशन एथिकल रियलिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है दुनिया भर के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि रियलिटी बहुत क्रूअल है,
आपके पास एक एथिकल एजेंसी है। इसका मैं उदाहरण ऐसे देता हूँ, वो जो पुरानी कहानी एक है, एक साधु पानी में खड़ा था, एक बिच्छू आया तो उसने बाहर फेंक दिया। 2-3 बार ऐसा किया तो लोगों ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला बिच्छू को तो काम काटना है बिच्छू का, मेरा काम बचाना है। तो ये जानते हुए कि बिच्छू का काम काटना है, मैंने अपना एजेंसी को छोड़ा नहीं है। मुझे लगता है गांधी जब नोआखाली में घूम रहे हैं, ये जो मनु की डायरी है ना, दूसरी डायरी, वो नोआखाली की डायरी है। तो उसमें कई टिप एक साथ चल रहा है, एजुकेशन पे भी चल रहा है, गांधी के अपने उस प्रयोग पे चल रहा है जो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ है, और गांधी का जो हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर समझदारी है उस पर भी चल रहा है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से वो आर्टिकुलेट करते हैं कि हमारी एजेंसी का काम है कि हम परिवर्तन करें रियलिटी को। ये मुझे लगता है कि एजुकेशन के अंदर इस बात को लाना कि जो ज्ञान है उसका काम मुक्ति देना है। जैसे मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल साइंस, कि सोशल साइंस यदि ट्रांसफॉर्म नहीं करता तो फिर किस काम का वो है। तो वो शायद गांधी बार बार इसको लाना चाहते हैं, और ऐसे कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं। एक जो आपने कहा ना इनकम ये का, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कभी आप देखिएगा, मॉन्ड्रेगॉन एक्सपेरिमेंट, जिसको आजकल गांधीवादी भी बहुत देख रहे हैं, मार्क्सवादी लोग भी बहुत देख रहे हैं। अभी जीन ड्रेस भी उस पर काफ़ी बोल रहे थे मॉन्ड्रेगॉन पेपर, मैं बहुत दिन से वो फॉलो कर रहा हूँ। वो एक कोऑपरेटिव है स्पेन का। कुछ स्कूलों में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, जैसे एक स्कूल है जिसके बारे में मुझे अभी हाल ही में पता चला है। वैसे कई नए स्कूल, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने स्कूलों के नए प्रयोग पे काम किया है, तो बहुत सारा मुझे मालूम है। उसमें से एक ये है जिसके बारे में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक आदमी अपने बॉस के पास गया कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है। तो पूछा कि आप कहाँ पढ़ा रहे हो? तो उसने कहा मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम नहीं पढ़ा पाओगे। बोला ऐसा क्या है उस स्कूल में? तो पता चला वो स्कूल ऐसा है जिसमें कोई क्लास नहीं होता है, बच्चे खेती वेती करते हैं। उसने अपने बॉस से पूछा ये कौन सा स्कूल आपने ढूंढ लिया जब बच्चे खेती करते हैं? बोला कि नहीं, आने वाले टाइम में सबसे बड़ा संकट ही यही है कि उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। उन्हें लगता है कि दूध जो है वो मदर डेयरी से निकलता है, तो उनको पता ही नहीं कि अनाज जो खेत में उगता है। तो अब नया जनरेशन का जो टॉप लीडरशिप होगा उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि उनको ग्रास रूट की ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसे नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, और गांधी के बुनियादी विद्यालय को देखने जा रहा है लाइफ स्किल। तो वही चीज़ जो है वो नई चीज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है। एक चंडीगढ़ में एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहाँ क्लास नहीं होता है, बच्चे जाते हैं और पेरेंट्स को ही बारी बारी से उसमें उन लोगों से मिलना पड़ता है। और उसमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो गांधी से, कृष्ण कुमार उसमें इन्वॉल्व है, तो एज्यूमिंग कि वो गांधी का, कई फिलोसफर्स मैं जान रहा हूँ जिनके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, वो भी गांधी से इन्फ्लुएंस्ड मॉडल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गांधीयन मॉडल है, मैं कहूँगा गांधी की इन बातों को ले रहा है कि इंसान को माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये बात बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि अभी जो सबसे दूसरा बड़ा संकट कॉग्निटिव डैमेज के अलावा, कॉग्निटिव फ्रीडम के अलावा दूसरा बड़ा संकट कनेक्टेड संकट है, वो है अल्जाइमर का। हम में से हर कोई अल्जाइमर के पेशेंट हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और गांधी शायद इस बात को समझ रहे थे उस टाइम में भी, इसलिए बार बार वो जो चरखा उनका है ना, वो एंटी अल्जाइमर मशीन भी है, क्योंकि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से ठीक से काम करता रहे तो अल्जाइमर कभी नहीं होगा। और ये बात वो बच्चों को भी बता रहे हैं कि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है करते रहना। और मेरी अभी इस पर हम लोगों ने एक सेमिनार किया था, मेरे टीचर थे जो इस बात पर बहुत जोर दिया करते स्कूल में। मेरा स्कूल भी कुछ ऐसा था जहाँ हमारे पास 200 एकड़ ज़मीन थी खेती के लिए, उसमें लोग खेती वेती करते थे, अनाज उग जाते थे, बहुत नाराज़ रहते थे क्या गंदा हो जाता है वगैरह वगैरह। अब समझ में आ रहा है क्योंकि ये दोस्त हमारा जो है वो क्वांटम फिजिसिस्ट है, अभी वाइस चांसलर है पुणे के यूनिवर्सिटी में। उसका कहना है कि यूएस के तमाम जो वैज्ञानिकों का समूह है उसके अंदर ये बातचीत चल रही है कि स्टूडेंट्स को यदि हाथ से काम करने का ट्रेन नहीं किया जाए तो साइंटिफिक इनोवेशंस बंद हो जाएगा। यानी गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि माइंड बॉडी का जो डायलॉग है, जो वर्क के प्रोसेस में है, जो एथिकल वर्क के प्रोसेस में है, या वर्क एथिक्स जो है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे यूनिवर्सिटी से तो उसको बिल्कुल गायब ही कर दिया गया है, गायब हो गया है। इनफैक्ट बचपन में जब हम लोग थे, जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको याद होगा
स्कूलों में तकली वकली लेके हम लोग जाया करते थे, है ना, सफाई वफाई करते थे, झाड़ू वाड़ू लेके बनाते थे, वो धीरे धीरे बंद हो गया। तो गांधी का वो प्रभाव था कि स्कूलों में वो ट्रेनिंग लोगों को दी जाती थी, और वो एक तरह से डिग्निटी का जो सवाल था ना, वो भी, क्योंकि एक दिन पूरा सब टीचर्स भी झाड़ू लगाते थे, हम सब लोग झाड़ू लगाते थे। तो शायद गांधी इस बात को समझ रहे थे कि ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर एंटर कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या स्कूलों के अंदर, वो डेंजरस हो सकता है। बिटवीन माइंड बॉडी जो डिस्टेंस हो रहा है, बुद्धिजीवियों और काम, हाथ से काम करने के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है, वो सिविलाइजेशनल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। इन तमाम चीज़ों के साथ यदि गांधी से डायलॉग किया जाए तो शायद बेहतर स्कूल सिस्टम या यूनिवर्सिटी सिस्टम सोचा जा सकता है, या फिर से बनाया जा सकता है, या इन्हीं यूनिवर्सिटी सिस्टम्स को फिर से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जो नेहरूवियन मॉडल है, जो सॉरी हाँ, उसमें भी होगा जी 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 जी, ये कई जगह जी 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 जी। तो मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा टैगोर के बारे में, और मुझे लगता है ये सिर्फ गांधी नहीं कह रहे थे, उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान जो चिंतन चल रहा था, उस चिंतन में ये बात थी कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम कैसे क्रिएट हो, क्योंकि मॉडर्निटी ने जो एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया था उससे लोगों का डिससेटिस्फैक्शन बना हुआ था। और टैगोर का जो एक्सपेरिमेंट था शांति निकेतन का, वो भी उसी का परिणाम था। और तमाम लोगों ने, विवेकानंद के स्कूल को देखिए, इनका दयानंद सरस्वती के स्कूल को देखिए, सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि सारे एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे मॉडर्निटी ने कंज्यूम कर लिया, सारे को एब्जॉर्ब कर लिया मॉडर्निटी, और सब लोग अब शांति निकेतन भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये कर रहा है। लेकिन शांति निकेतन के बारे में एक मज़ेदार स्टोरी है, जिसका नाम है शिक्षायतन। उनका नाटक है टैगोर का। उसमें ये होता है कि जब वाइस चांसलर एक है जिसने कि यूनिवर्सिटी बनाया, और वो कहीं जाता है और एक आदमी को इंचार्ज वाइस चांसलर बना के जाता है, तो जो इंचार्ज वाइस चांसलर है वो कहता है कि यूनिवर्सिटी जैसा था बिल्कुल वैसा रखा जाए, ताकि जब वो लौट के आएँ तो उनको लगे कि ये बिल्कुल वैसा ही प्रोटेक्ट कर दिया था। तो दीवारें नहीं थी, उन्होंने चारों तरफ दीवारें बनवा दी और लोगों का आना जाना बंद हो गया। शांति निकेतन में जैसा आप जानते हैं कि दीवारें नहीं हैं और विलेजर्स उनके गवर्निंग बॉडी में हैं। तो जब लौट के आए वाइस चांसलर, और यहाँ लोग उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन वो किसी का कुछ लोगों ने निकाल दिया, और जो सबसे बड़ा विरोधी था उसको उन्होंने साइलेंट कर दिया। तो जब वीसी लौट के आए तो वाइस चांसलर उनको दिखाने लगे कि आप जैसा छोड़ के गए थे मैंने बिल्कुल वैसा ही रखा है। तो जो वीसी आए उन्होंने पहला काम किया, हथौड़ा उठा के दीवारों को तोड़ा। बोला मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी दिया था, म्यूज़ियम थोड़ी दिया था, ये तुमने म्यूज़ियम बना दिया है। और जिसको निकाला था उसको वाइस चांसलर बनाया। तो ये मुझे लगता है कि जो सिस्टम है वो जैसा बनाया गया था और समय के बदलाव के साथ उसमें किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है, वो भी इमेजिन करने की ज़रूरत है। और उस परिवर्तन के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम गढ़ सकते हैं वो इनके साथ संवाद करके गढ़ सकते हैं, चाहे मार्क्स हो, अम्बेडकर हो, गांधी हो। गांधी खास करके मुझे इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि उनको इस माटी की समस्याओं का अंदाज़ा है और वो उस माटी से निकला हुआ चिंतक है, तो उनको थोड़ा सा उनसे संवाद और गंभीरता से करने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया भर में जो पहला पावरफुल क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी है, आधुनिकता का जो सबसे पहला पावरफुल क्रिटिक है, वो गांधी है। तो अभी जब आधुनिकता संकट में है, मॉडर्निटी का बहुत भयंकर संकट है, तो वैसे में गांधी के साथ संवाद करना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं बस यही खत्म करूँ। थैंक यू।